वेलकम टू ऑल ऑफ यू। इस लेक्चर में हम लोग एंटी हाइपरटेंसिव की पहला जो क्लासिफिकेशन है उसकी सेकंड सब कैटेगरी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग का जो पहला क्लासिफिकेशन है और उसकी सब कैटेगरी थायराइड डायबिटिक्स होती है, ठीक है ना। तो इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग की फर्स्ट क्लासिफिकेशन की फर्स्ट सब कैटेगरी हमने पढ़ा था, क्या था वो, लूप डायबिटिक्स, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम लोग थायराइड डायबिटिक्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। बट बिफोर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द थायराइड डायबिटिक, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल मेडिकल अकेडमी, ठीक है ना। देखते हैं थायराइड डायबिटिस क्या होता है। थायराइड डायबिटिस का एज एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग कैसे काम करती है, ठीक है, या थायराइड ड्रग कैसे ब्लड प्रेशर को कम करती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग थायराइड ड्रग की डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। देखते हैं थायराइड ड्रग की डेफिनेशन क्या होती है। तो थायराइड ड्रग्स आर दोज ड्रग विच इंक्रीज द यूरिन फ्लो। इसका मतलब ये हो गया कि थायराइड ड्रग वो ड्रग होती है जो यूरिन के फ्लो को बढ़ा देती है। मतलब ये हो गया कि थायराइड ड्रग वो ड्रग होती है जो यूरिन के प्रोडक्शन या फॉर्मेशन को बढ़ा देती है। मतलब यानी मतलब यूरिन को, बहुत ज़्यादा यूरिन को बाहर निकालती है थायराइड ड्रग। ये जान लीजिए जितने भी डायबिटिक्स होते हैं वो उनका काम ही है यूरिन के फॉर्मेशन को बढ़ाना, जितने भी डायबिटिक्स हैं, ठीक है ना। ओके, अच्छा, अब ये जो थायराइड ड्रग है उसके अब हम क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये थायराइड ड्रग का क्या क्लासिफिकेशन है, इसमें कितनी ड्रग्स है। देखें, सबसे पहले हाइड्रोक्लोरोथायराइड नंबर 1 ड्रग्स। दूसरी ड्रग्स है बेंज़ोथायराइड। सबसे फर्स्ट ड्रग्स हो गया हाइड्रोक्लोरोथायराइड, दूसरी ड्रग हो गया बेंज़ोथायराइड, और थर्ड ड्रग जो हो जाएगा हाइड्रोफ्लोरोथायराइड। ये 3 ड्रग हमने बताया है ये थायराइड क्या बोलते हैं क्लास की, ठीक है ना। तो अब हमने डेफिनेशन हमने देख लिया थायराइड ड्रग का, क्लासिफिकेशन हमने देख लिया। नाउ वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अबाउट थायराइड ड्रग, ठीक है। मैं हमेशा कहता हूँ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किसी भी ड्रग का सबसे टफ होता है, ठीक है। तो देखिए मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में यही है कि थायराइड ड्रग जो होती है वो क्या काम करती है, सोडियम और क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर को ब्लॉक कर देती है, ठीक है ना, ठीक है। तो ये देखिए सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर कहाँ पे होते हैं, ये निफ्रॉन पे होते हैं, ठीक है ना। तो जितने भी डायबिटिक्स हैं सब निफ्रॉन पे काम करते हैं, इसलिए हम लोगों को निफ्रॉन के बारे में डिटेल जानना जरूरी है, ठीक है ना। तो हमने देखा निफ्रॉन पे ये भी काम करती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं निफ्रॉन क्या होता है ना, फिर उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे, आसानी से समझ आ जाएगी, ठीक है। निफ्रॉन सबसे पहले देखिए निफ्रॉन क्या होता है, किडनी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो हम कह सकते हैं निफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। तो निफ्रॉन क्या होता है, किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है, ठीक है ना। अच्छा, निफ्रॉन का फंक्शन क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, यूरिन की प्रोडक्शन करना। ये यूरिन को कौन बनाता है, निफ्रॉन बनाता है, ठीक है ना। यूरिन को निफ्रॉन बनाता है, ठीक है। अच्छा, और निफ्रॉन क्या करता है, निफ्रॉन क्या ब्लड को फिल्टर करता है। अच्छा, ब्लड को फिल्टर करने के बाद क्या करता है, ब्लड को फिल्टर करने के बाद जो फिल्ट्रेट में जो यूज़फुल मटेरियल होगा उसको बॉडी में रीअब्जॉर्ब कर देगा, और जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा उसको यूरिन के रूप में बाहर निकाल देगा, ठीक है ना। तो अच्छा, अब देख लेते हैं क्या कंपोजिशन होती है, क्या बोलते हैं निफ्रॉन में कितने पार्ट होते हैं, कैसे क्या। देखिए ये देखिए हमने बोला ना किडनी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ये हमारी किडनी हो गई, ठीक है। किडनी है, किडनी में ये देख रहे हैं ये क्या निफ्रॉन है, ये हमारा निफ्रॉन है। 1 मिलियन निफ्रॉन हर किडनी में होते हैं। तो एक निफ्रॉन हमने लिया और ये निफ्रॉन का डायग्राम हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। ये कितने निफ्रॉन है, एक निफ्रॉन है ना, ठीक है। समझने के लिए हमने एक निफ्रॉन का डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। अब देखते हैं कितने पार्ट होते हैं निफ्रॉन में। ये जो सबसे पहला पार्ट दिख रहा है इसको बोलेंगे ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस क्या होता है,
बहुत सारी कैपिलरी का नेटवर्क होता है, बहुत सारी कैपिलरी मिलकर क्या बनाती है, ग्लोमेरुलस। तो ग्लोमेरुलस का मेन काम होता है ब्लड आएगा, ब्लड को फिल्टर करेगा। ये उसी तरीके से फिल्टर करता है जैसे छननी होती है, चाय जब चाय छानते हैं ना, छननी है ना, छननी होती है, वो चाय को क्या करती है, फिल्टर कर देती है, ठीक है ना। ठीक है, तो उसी तरीके से ये भी फिल्टर करने का काम करता है ग्लोमेरुलस, ठीक है ना। अब देखिए उसमें जो है अब ब्लड से जो फिल्टर किया वो फिल्ट्रेट कहाँ पे आ जाएगा, ये बोमन्स कैप्सूल है, क्या बोलेंगे, बोमन्स कैप्सूल है। तो ये ग्लोमेरुलस है, ग्लोमेरुलस में ब्लड आया, ब्लड को फिल्टर किया, जो फिल्ट्रेट है वो कहाँ जाएंगे, बोमन्स कैप्सूल में। अब देखिए फिल्ट्रेट में क्या हो गया, अमाइनो एसिड हो गए, ग्लूकोज हो गए, यूरिया होंगे और सॉल्ट होंगे, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड बाइकार्ब, ये हो गए फिल्ट्रेट। और देखिए जो ब्लड जो फिल्ट्रेट हो गया वो तो यहाँ पे आएगा, बोमन्स कैप्सूल्स में आ जाएगा, और जो फिल्टर नहीं हुआ, अब देखिए अफेरेंट आर्टेरियोल के थ्रू, देखिए अफेरेंट आर्टेरियोल के थ्रू ब्लड आया कहाँ है, ग्लोमेरुलस में गया। ग्लोमेरुलस क्या कर बोलेगा, ग्लोमेरुलस क्या करेगा, फिल्टर कर देगा ब्लड को, ठीक है ना। ब्लड को जब फिल्टर किया तो फिल्ट्रेट कहाँ जाएगा, बोमेन्स कैप्सूल में। अच्छा जो ब्लड फिल्टर नहीं हुआ वो कहाँ, एफरेंट आर्टेरियल के थ्रू जनरल सर्कुलेशन में चले जाएंगे। वो कौन कौन से होंगे, ब्लड सेल, क्या बोलते हैं, ब्लड सेल्स होती हैं, वो फिल्टर नहीं होती हैं, ठीक है। ब्लड सेल में जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट हो गए, और प्लाज्मा प्रोटीन, ये फिल्टर नहीं होती, ये कहाँ, एफरेंट आर्टेरियल के थ्रू जनरल सर्कुलेशन में चले जाएंगे। अच्छा फिल्ट्रेट में हमें ये जानना चाहिए, फिल्ट्रेट में क्या, हम अच्छी तरीके से जानना चाहिए। फिल्ट्रेट में हम फिर एक बार बताते हैं, ये अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, यूरिया है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्ब, है ना, ठीक है, ये चीज़ है। तो ये चीज़ यहाँ पे आया। तो अब देखिए ये ग्लोमेरुलस हो गया, बोमन्स कैप्सूल हो गया। बोमन्स कैप्सूल में क्या हमारे फिल्ट्रेट है। अब देखिए यहाँ से जो पार्ट शुरू हुआ नेफ्रॉन का, यहाँ से लेके यहाँ से जो शुरू हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक तो पूरा पार्ट को क्या बोलेंगे, रीनल ट्यूबुल। रीनल ट्यूबुल सबसे पहला जो है ट्यूबुल जो है उसको बोलेंगे प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, यहाँ से लेके यहाँ तक है, उसको पीसीटी भी शॉर्ट में बोलते हैं, या साइट 1 भी बोलते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे पीसीटी, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक जो दिख रहा है आपका, यहाँ से लेके यहाँ तक का क्या बोलेंगे, लूप ऑफ हिनले। लूप ऑफ हिनले भी कई पार्ट होते हैं, लूप ऑफ हिनले और या क्या बोल सकते हैं, साइड टू, ठीक है। लूप ऑफ हिनले में कई पार्ट होते हैं, ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हिनले है, फिर उसके बाद ये थिन असेंडिंग लूप ऑफ हिनले है, फिर ये थिक असेंडिंग लूप ऑफ हिनले है। फिर उसके बाद ये देखिए इसको बोलेंगे, यहाँ से ये इसको बोलेंगे डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल या डीसीटी शॉर्ट में, ठीक है ना। इसको साइट 3 भी बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट जो है देख रहे हैं हम, क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कलेक्टिंग डक्ट, सीडी भी बोलेंगे, ठीक है। इसको साइट 4, ठीक है ना। यहाँ से जो अब देखिए ग्लोमेरुलस ने फिल्टर किया ब्लड को, फिल्ट्रेट आया बोमन्स कैप्सूल में, बोमन्स कैप्सूल से सबसे पहले कहाँ आएगा, पीसीटी या प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल या साइड 1 में आएगा। यहाँ पे कुछ फिल्टर क्या बोलते हैं, रीएब्जॉर्ब होके फिर बॉडी में चले जाएंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद फिर जो फिल्ट्रेट बचा वो नीचे आएगा तो फिर उसके बाद ये देख रहे हैं डिसेंडिंग लूप ऑफ हिनले, यहाँ पे भी कुछ फिल्ट्रेट रीएब्जॉर्ब होके बॉडी में फिर चला जाएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद इस तरीके से आया, फिर थिक असेंडिंग लूप ऑफ हिनले, फिर फिल्ट्रेट इस तरीके से ऊपर यहाँ आया, फिर थिक क्या बोलते हैं असेंडिंग लूप ऑफ हिनले, यहाँ से भी कुछ फिल्ट्रेट रीएब्जॉर्ब हुआ और जो बचा आगे गया। ये देखते हैं डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल है, ठीक है ना, या साइड 3, यहाँ पे भी कुछ फिल्ट्रेट रीअब्जॉर्ब होकर बॉडी में चला गया, और जो बचा इधर आगे फिल्ट्रेट चला गया, ठीक है ना। ये क्या बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट या साइड 4, यहाँ पे भी कुछ फिल्ट्रेट रीअब्जॉर्ब हुआ और जो बचा नीचे चला गया। अच्छा फिल्ट्रेट जो कलेक्टिंग डक्ट से जो फाइनली बचेगा वो यूरिन के रूप में बाहर निकल जाएगा। मतलब जो फिल्ट्रेट में अगर मान लिया 99 ml जो फिल्टर हुआ है, जो ब्लड का फिल्टर हुआ 99 ml रीअब्जॉर्ब होकर कहाँ चला जाएगा, बॉडी में चला जाएगा। रीअब्जॉर्ब कहाँ पे होगा, पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल में होगा, फिर उसके बाद डिसेंडिंग लूप ऑफ हिनले में होगा, थिक असेंडिंग लूप ऑफ हिनले में होगा, फिर उसके बाद डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल में होगा, फिर उसके बाद देख रहे हैं कलेक्टिंग डक्ट में होगा। उसके बाद जो बचेगा कलेक्टिंग डक्ट से सीधे यूरिन के रूप में बाहर निकल जाएगा। 99 ml 100 ml आया, 1 ml यूरिन के रूप में बाहर निकला, जबकि 99 ml कहाँ चला जाएगा, बॉडी में दोबारा चला जाएगा, ठीक है ना। ये चीज़ है। अच्छा देखिए हमें इसके बारे में देखना जरूरी है,
अब हम लोग डिस्कस करते हैं क्या बोलते हैं इसको, डीसीटी डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल के बारे में डिटेल में जानना जरूरी है, क्योंकि हमारी जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन थायराइड डायरेक्टिस होती है, कहाँ पे काम करती है, कहाँ पे अपना एक्शन शो करती है, डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल पे, ठीक है ना, ये जानना जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जान लें कि ये कहाँ पे काम करता है मैकेनिज्म एक्शन, ये क्या बोलते हैं थायराइड डायरेक्टिक कहाँ पे अपना एक्शन शो करता है, डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, ये है डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल या साइट 3, ये हो गया, ठीक है ना, ये है। अब इसको हम जानना जरूरी, इसके बारे में हम जानेंगे तभी ना मैकेनिज्म एक्शन जानेंगे, ठीक। इसके बारे में ब्रीफली समझ लेते हैं क्या, ठीक है। ये डिजिटल कन्वर्टेड ट्यूबुल है, ठीक है। अब देखिए ये डिजिटल कन्वर्टेड ट्यूबुल पूरा है, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक डिजिटल कन्वर्टेड ट्यूबुल है। अच्छा ये देखिए ल्यूमन वाला एरिया किसका, डिजिटल कन्वर्टेड ट्यूबुल का, ये ल्यूमन एरिया जो मेरा हाथ जो दिख रहा है, ये ल्यूमन लिखा हुआ है, देखिए ल्यूमन लिखा हुआ है, ये डिजिटल कन्वर्टेड ट्यूबुल का या डीसीटी का क्या है, ल्यूमन एरिया, ठीक है ना। ल्यूमन एरिया हम जानते हैं कि हर साइड पे सेल्स होती है, सेल हर जगह होती है, तो एक सेल हमने बनाया, ये क्या एक सेल लिया, बनाया, समझने के लिए हमने एक सेल लिया, ये एक सेल हमने लिया, ठीक है ना। ये एक सेल देखिए, ये कंप्लीट एक सेल है, किसकी सेल है, डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल की एक सेल है, और ये जो है डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल का ल्यूमन एरिया, ल्यूमन यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है ना। अच्छा सेल का वो साइड देखिए, ये साइड, एक ये साइड मान लेते हैं, एक ये साइड, सेल का वो साइड, ये वो साइड जो ल्यूमन की तरफ है उसको ल्यूमन साइड बोलेंगे या ल्यूमन मेम्ब्रेन बोलेंगे। तो ये देखिए ये साइड जो है, सेल तो इतनी बड़ी इस तरीके से, इसकी ये साइड कहाँ ल्यूमन की तरफ है ना, इसको इसलिए ल्यूमन साइड बोलेंगे या ल्यूमन मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद देख सकते हैं सेल का ये साइड देख रहे हैं ना कि ना, देख रहे हैं ये कहाँ ब्लड की तरफ है, यहाँ पे ब्लड लिखा हो ना, ब्लड की तरफ है, तो उसको क्या बोलेंगे, बेसोलेटरल साइड या बेसोलेटरल मेम्ब्रेन। ये दो चीज जानना बहुत जरूरी है कि क्या बोलते हैं, ल्यूमिनल साइड क्या हो गया या ल्यूमिनल मेम्ब्रेन क्या हो गया, बेसोलेटरल मेम्ब्रेन क्या हो, या बेसोलेटरल मेम्ब्रेन या बेसोलेटरल साइड क्या होता है, जानना जरूरी है, क्योंकि ठीक है ना, क्योंकि बेसोलेटरल जो साइड होता है उस उधर ब्लड होता है उस साइड, और ल्यूमिनल जो साइड होता है वहाँ पे क्या ल्यूमन होता है, किसका ल्यूमन होता है, डिजिटल कन्वर्टेड ट्यूबुल होता है। अब देखिए बेसोलेटरल जो साइड है इसका डिजिटल कन्वर्टेड ट्यूबुल का, उस पर देखिए एक ट्रांसपोर्टर होता है, उसको बोलेंगे सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्ट, देख सकते हैं ना, ये बेसोल हम कह सकते हैं कि डिजिटल कन्वर्टेड ट्यूबुल की जो सेल होती है जो ल्यूमिनल साइड पे होती है, उस वहाँ पे एक को ट्रांसपोर्टर होता है, उसको बोलेंगे सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्ट। फिर इसके बाद ये देख लिया, फिर देखिए एक चैनल होते हैं, क्या बोलते हैं, कौन साइड पे, क्या बोलते हैं, डिजिटल कन्वर्टेड ट्यूबुल की सेल की किस साइड पे, ल्यूमिनल साइड पे एक जो है चैनल होते हैं, उसको बोलेंगे TRPV5 कैल्शियम चैनल। दो चीज हमने देख लिया, ठीक है। ल्यूमिनल साइड पे एक सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्ट होता है, और जो है एक जो है TRPV5 कैल्शियम चैनल होते हैं। फिर अब देखते हैं बेसोलेटरल साइड पे एक जो है क्या बोलते हैं, पंप होते हैं या चैनल होते हैं, सोडियम पोटेशियम ATPase, ये हो गया, ठीक है ना। फिर उसके बाद देखिए बेसोलेटरल साइड पे जो है एक जो है चैनल होता है, उसको बोलेंगे क्लोराइड चैनल, ये क्लोराइड चैनल हो गए। फिर उसके बाद बेसोलेटरल साइड पे एक एक्सचेंजर होते हैं, उसको बोलेंगे सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर। तीन चीज हमने देख लिया। बेसोलेटरल साइड पे क्या है, सोडियम पोटेशियम ATPase पंप होता है। फिर दूसरा क्या है, बेसोलेटरल साइड पे क्या होता है, क्लोराइड चैनल होते हैं। फिर उसके बाद बेसोलेटरल साइड पे थर्ड क्या है, सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर होता है, ठीक है ना। इस चीज़ को जानना बहुत जरूरी है। जैसे मान लीजिए फिल्ट्रेट यहाँ से आया ग्लोमेरुलस में फिल्टर किया बॉमन्स कैप्सूल में आया, फिर प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूबुल में आया, एब्जॉर्ब यहाँ पे सब एब्जॉर्ब होकर यहाँ पे एब्जॉर्ब हुआ, कुछ यहाँ पे एब्जॉर्ब हुआ, कुछ यहाँ पे एब्जॉर्ब हुआ। इस तरीके से सोडियम और क्लोराइड, ये लिखा है सोडियम, लिखा है क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड जैसे यहाँ पे पहुँचेगा तो यहाँ पे मतलब कहाँ, डिजिटल कन्वर्टेड ट्यूबुल पे जब पहुँचेगा, जब सोडियम क्लोराइड, ठीक है ना। हम जानते हैं फिल्ट्रेट पे सोडियम क्लोराइड भी होगा, सोडियम भी होगा, क्लोराइड भी होगा। तो सोडियम क्लोराइड इस तरीके से, अगर ये ट्रांसपोर्टर ना हो तो इस तरीके से ये क्रॉस नहीं कर पाएगा, समझ रहे कि नहीं, क्योंकि जो है पॉजिटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव चार्ज इस तरीके से नहीं क्रॉस कर पाते हैं हमारी सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन हमारी लिपिड की बनी होती है। तो ये सोडियम और क्लोराइड को ट्रांसपोर्ट होने के लिए चैनल होना चाहिए, ट्रांसपोर्टर होना चाहिए, उसकी हेल्प से ही अंदर जा सकते हैं। तो जैसे सोडियम और क्लोराइड यहाँ पे आए तो इनको मिल गया क्या, एक सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर होता है। इसका काम ही यही है कि सोडियम और क्लोराइड को अंदर लेके जाना। तो सोडियम क्लोराइड जैसे ही डिजिटल कन्वर्टेड ट्यूबुल के ल्यूमन एरिया पे आए, वहाँ पे सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर के थ्रू सोडियम और क्लोराइड दोनों कहाँ चले गए, सेल के अंदर। ये देखिए ना, सेल है ना, सेल के अंदर चले गए, ठीक है ना। सोडियम चला गया, क्लोराइड चला गया, ठीक है ना।
तो ये देखिए सोडियम चला गया, क्लोराइड चला गया। अब देखिए एक एक कर देखते हैं, ये सोडियम फिर सोडियम आगे देखते हैं, बेसोलेटरल मेम्ब्रेन है जो है डीसीटी की बेसोलेटरल मेम्ब्रेन है, वहाँ पे सोडियम पोटेशियम एटीपीएज है, तो उसकी हेल्प से सोडियम अब कहाँ चला जाएगा, सोडियम अब जो है सोडियम देखिए अब जो है कहाँ पे चला जाएगा, उसकी हेल्प से अंदर आया सोडियम जो है, सोडियम पोटेशियम एटीपीएज के हेल्प से सोडियम कहाँ चला आएगा, ब्लड में। ये देख सकते हैं कि नहीं, सोडियम आ गया कहाँ, ब्लड में आ गया, ठीक है, ब्लड में आ गया, ठीक है। अच्छा, अब क्लोराइड जो गया था, क्लोराइड यहाँ पे क्लोराइड देखिए एक क्या बेसोलेटरल मेम्ब्रेन पे एक चैनल होता है, उसको बोलेंगे क्लोराइड चैनल। तो क्लोराइड चैनल के थ्रू क्लोराइड कहाँ चला गया, ब्लड में क्लोराइड भी चला जाएगा, ब्लड में कहाँ चला गया, क्लोराइड भी चला गया, ठीक है ना, देख रहे हैं क्लोराइड भी चला गया, ठीक है। अच्छा, जब ये चला गया ब्लड में, तो ब्लड से फिर पूरी बॉडी में जाएगा, मतलब यहाँ पे सोडियम और क्लोराइड का रीएब्जॉर्प्शन हो गया, ठीक है ना, हो गया। तो अब ये उसमें चला गया, क्या बोलते हैं, ब्लड में गया, ब्लड से जाने में पूरी बॉडी में चला गया, तो अब ये होता है यूरिन के रूप में, तो ये बाहर नहीं निकलेगा, तो यूरिन का वैल्यूम कम होगा कि नहीं होगा, कम होगा, ठीक है ना। अब देखिए होता क्या है, अब क्या देखिए होता क्या है कि जो अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं थायराइड डायबिटीज से। थायराइड डायबिटीज मालूम क्या करता है, ये जो है क्या बोलते हैं, ये सोडियम और क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर को ब्लॉक कर देगा, क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। तो ये सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर जब ब्लॉक हो जाएंगे, जब ये ब्लॉक हो जाएंगे तो सोडियम सेल के अंदर नहीं जा पाएगा ना, क्योंकि अब ये ब्लॉक हो गए हैं, ठीक है ना, देख रहे हैं, क्योंकि अब ये क्या हो गए हैं, ब्लॉक हो गए हैं। तो जब ब्लॉक हो गए हैं तो अब देखिए सोडियम इस ये ब्लॉक हो गया कोड ट्रांसपोर्टर, तो ये कोड ट्रांसपोर्टर अब काम नहीं करेगा, जब नहीं करेगा तो सोडियम सेल के अंदर नहीं जाएगा, जब सेल के अंदर नहीं जाएगा तो फिर ये सोडियम पोटेशियम एटीपीएज की हेल्प से ब्लड के अंदर नहीं जाएगा, तो ब्लड के अंदर सोडियम नहीं जाएगा तो ब्लड बॉडी में नहीं जाएगा, बॉडी में नहीं जाएगा, इसका मतलब रीअब्जॉर्प्शन नहीं हुआ, ठीक है ना। तो सोडियम कहाँ, यहाँ पे आ गया, ठीक है, यहीं पे रहेगा, ठीक है, यहीं पर बताते कहाँ जाएगा, यहीं पे अंदर नहीं गया। फिर क्लोराइड देखते हैं, ये कोड ट्रांसपोर्टर जब काम नहीं कर रहा है तो क्लोराइड भी अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि ये गेट समझो बंद हो गया, तो क्लोराइड अंदर नहीं गया, तो क्लोराइड चैनल के थ्रू फिर ब्लड में नहीं जाएगा, इसका मतलब बॉडी के अंदर रीअब्जॉर्प्शन क्लोराइड का भी नहीं होगा, तो सोडियम और क्लोराइड का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा। तो ये सोडियम और क्लोराइड का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा, तो ये जो आगे की तरफ सोडियम और क्लोराइड आगे की तरफ आएंगे, कहाँ आएंगे, कलेक्टिंग डक्ट पे आएंगे, तो ज्यादातर जो है सोडियम और क्लोराइड यूरिन के रूप में बाहर निकल जाएंगे। तो अब देखिए, तो इसकी डिफिनेशन यही थी ना, सोडियम थायराइड डायबिटीज क्या करता है, यूरिन के फॉर्मेशन को बढ़ा देता है। तो ये बताइए यूरिन, ये सोडियम और क्लोराइड ज़्यादातर जो है यूरिन के रूप में बाहर निकल जाएंगे, तो इसके फॉर्मेशन को बढ़ा कि ना, यूरिन के फॉर्मेशन बढ़ा कि नहीं बढ़ा, कैसे बढ़ा है, रीअब्जॉर्प्शन को इनहिबिट कर दिया, ठीक है ना। अच्छा, ये हमने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लिया। एक चीज़ और बताते हैं आपको, एक चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट है, एक चीज़ और बताते हैं, जिससे जब ये सोडियम और क्लोराइड को ट्रांसपोर्ट जब ये ब्लॉक हो जाएगा तो सोडियम अब अंदर नहीं जाएगा, तो यहाँ पे होगा क्या, ल्यूमन एरिया में रहेगा, टेम्परेरी यहाँ पे रहेगा। जब ल्यूमन एरिया की तरफ इस तरीके रहेगा, इधर आएगा धीरे धीरे, तो एक पॉजिटिव चार्ज है कि नहीं, ये सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज है, तो चारों तरफ देखें क्या पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अब जो है डिजिटल कन्वर्टेड ट्यूबुल एरिया में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, समझ रहे कि नहीं, ल्यूमन में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। क्यों पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर ब्लॉक हो गए, जिसकी वजह से सोडियम को अंदर नहीं जा पा रहा है, ये ल्यूमन एरिया में रहेगा, ल्यूमन एरिया आगे की तरफ आएगा, मतलब पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी ल्यूमन एरिया में। जब ल्यूमन एरिया में पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो हम देखते हैं ल्यूमन एरिया में क्या है, जो क्या बोलते हैं, TRPV5 कैल्शियम चैनल है। इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से TRPV5 कैल्शियम चैनल पोटेंशिएट हो जाएंगे। जब पोटेंशिएट हो जाएंगे ये कैल्शियम क्या करेगा, अब ल्यूमन एरिया से कहाँ, सेल में चला जाएगा। जब सेल में गया तो सेल के जो बेसोलेटरल साइड है वहाँ पे एक एक्सचेंजर होता है, उसको बोलेंगे सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर। तो सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर की हेल्प से ये कैल्शियम अब कहाँ चला जाएगा, कैल्शियम चला जाएगा ब्लड में। कैल्शियम कहाँ चला जाएगा, ब्लड में चला जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो है क्या बोलते हैं, ये लोब थायराइड डायबिटीज क्या करता है, कैल्शियम के रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, सोडियम और क्लोराइड के रीएब्जॉर्प्शन को घटा देता है, कम कर देता है, लेकिन कैल्शियम के रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, ठीक है। इस तरीके से हमने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को डिस्कस कर लिया। नाउ वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द एडवर्स इफेक्ट ऑफ द थायराइड डायबिटिक्स। हम हमेशा कहते हैं एडवर्स इफेक्ट यूजेस हमेशा मैकेनिज्म एक्शन से ही समझा करिए, ठीक है ना। तो अब हम लोग थायराइड डायबिटिक्स का हम एडवर्स इफेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, देखते हैं मैकेनिज्म एक्शन से ना, ठीक है। मैकेनिज्म एक्शन में क्या देखा,
सोडियम और क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर को किसने ब्लॉक कर दिया? थायजाइड डाइऑक्साइड ने। तो थायजाइड डाइऑक्साइड ने ब्लॉक कर दिया, तो सोडियम सेल के अंदर नहीं जाएगा, सेल के अंदर से ब्लड में सोडियम नहीं जाएगा, तो ब्लड में सोडियम की कमी होगी। तो जब ब्लड में सोडियम की कमी होती है हाइपोनेट्रेमिया बोलते हैं। तो सबसे पहला जो एडवर्स इफेक्ट है हाइपोनेट्रेमिया। दूसरा हम देखते हैं जब ये सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर ब्लॉक हो गया, तो अब क्लोराइड भी ल्यूमन से कहाँ सेल में नहीं जाएगी, जब सेल में नहीं जाएगा तो ब्लड में नहीं जाएगा, जब ब्लड में नहीं आएगा तो क्लोराइड की कमी हो जाएगी कहाँ? ब्लड में। तो लॉस ऑफ क्लोराइड भी कह सकते हैं, हाइपोक्लोरेमिया भी कह सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा साइड इफेक्ट हो गया। फिर एक चीज़ और बताते हैं, जब देखिए सोडियम हमेशा वाटर जो है सोडियम को फॉलो करता है, हमने पिछले लेक्चर में बताया था। जैसे जैसे सोडियम करेगा उसी हिसाब से वाटर भी करेगा। जब सोडियम का लॉस होगा ब्लड में नहीं जाएगा तो वाटर का भी लॉस होगा। तो हम क्या कह सकते हैं, जब वाटर का लॉस होना क्या बोलते हैं? डिहाइड्रेशन। तो हम थर्ड साइड इफेक्ट क्या बोलेंगे? एडवर्स इफेक्ट बोलेंगे डिहाइड्रेशन। ओके, फिर उसके बाद एक चीज़ और देखने जा रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा क्या बोलते हैं हाँ, अब देखिए ये देखिए कैल्शियम चैनल है ना। हम देखते थे सोडियम जब अंदर नहीं जाता था ब्लॉक होने की वजह से, सोडियम की वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाते थे। जब पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाते थे ये क्या बोलते हैं? TRPV5 कैल्शियम चैनल है, वो पोटेंशिएट हो जाते थे, जिसकी वजह से कैल्शियम अंदर गया सेल के अंदर, फिर सेल के अंदर जाता था, फिर उसके बाद सेल के अंदर वेसोलेटर साइड पर हम देखते हैं सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर उसकी हेल्प से ब्लड में चला जाएगा। तो कहने का मतलब सेल ब्लड के अंदर क्या बढ़ जाएगा? कैल्शियम के लेवल बढ़ जाएगा। तो ब्लड के अंदर जब कैल्शियम के लेवल बढ़ जाता है उसको, जब ब्लड के अंदर जब कैल्शियम के लेवल बढ़ जाता है उसको बोलते हैं हाइपर कैल्शियमिया। तो नेक्स्ट एडवर्स इफेक्ट हो जाएगा हाइपर कैल्शियमिया। फिर उसके बाद यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा देता है, कौन बढ़ाता है? थायजाइड डायरेटिक्स, हम कह सकते हैं हाइपर यूरिसेमिया। फिर उसके बाद नेक्स्ट एडवर्स इफेक्ट है हाइपोमैग्नीसिया। फिर नेक्स्ट एडवर्स इफेक्ट है हाइपोकैलेमिया, ठीक है। हाइपोमैग्नीसिया मतलब मैग्नीशियम के लेवल कम हो जाता है ब्लड में। फिर हाइपोकैलेमिया मतलब पोटेशियम के लेवल भी ब्लड में कम हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।